वेलकम टू द लक्ष्य वैदिक कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना। आज हम आप लोगों के सामने गांधी युग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वनडे एग्जाम में गांधी युग से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गांधी युग के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी के परिचय के बारे में हम बात करें। गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जगह पर हुआ। पोरबंदर गुजरात में। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। इनको प्रमुख उपाधियां दी गई थी कुछ भारतीय नेताओं के द्वारा और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। उसमें सबसे पहला जो नाम है महात्मा, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, और बदले में महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी को बापू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लेने जब लंदन जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रैंक मॉरिस नामक एक जो अधिकारी होता है, उनको सबसे पहले अर्धनग्न फकीर कहते हैं। लेकिन ये सब इस अर्धनग्न फकीर को जो फेमस करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही, प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद मंगल बाबा के नाम से उन्हें खुदाई खिदमत पार्टी के द्वारा बुलाया जाता है। रिक्रूटमेंट सार्जेंट के नाम से उन्हें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो बोलते हैं, वर्क एंड बाउंड्री फोर्स के नाम से उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन बुलाते हैं। उसके बाद गांधी जी आगे देखेंगे कि गांधी जी का राजनीतिक सफर कैसे शुरू होता है। तो 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने सबसे पहले नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम के फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में करते हैं। फिनिक्स फर्म के द्वारा ही 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसके प्रमुख संपादक थे मनसुख लाल। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने वापस भारत आते हैं और 9 जनवरी को हम भारतीय इसको राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1916 ईस्वी को गांधी जी ने सबसे साबरमती का आश्रम की स्थापना करते हैं, जो अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पे करते हैं। उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहले स्वदेश लौटने के बाद लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लेते हैं, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। इस कांग्रेस अधिवेशन में ही सबसे पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, साथ ही कांग्रेस का एकीकरण हो गया। इसी अधिवेशन में बिहार के तरफ से बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में भाग लेने गए थे। इसी अधिवेशन में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, भारतीय किसानों या तिनकटिया किसान जो था उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं गांधी जी को, और साथ ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित करते हैं। जब गांधी जी बिहार आते हैं तो उनको चंपारण जाने के लिए नहीं दिया जाता है उस टाइम पे, लेकिन गांधी जी के प्रयास से वो वहाँ पे पहुँचते हैं और किसानों की स्थिति पता करने के लिए एक चंपारण कृषक समिति का गठन किया जाता है। वहाँ पे इसको चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो तिनकटिया मजदूरों किसानों की स्थिति के जांच के बारे में पता करता है। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे एमजी सलाई, और इसमें सदस्य के रूप में गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी वहाँ के किसानों की स्थिति जब देखते हैं तो उसको सुधार करने के लिए वहाँ के अधिकारियों से बोलते हैं, लेकिन वो सुधार नहीं करता है। इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का रुख अपनाता है, और गांधी जी ने अपना भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में ही करते हैं और वो इसमें सफल हो जाते हैं। इसके बाद गांधी जी ने उसके बाद जब गुजरात लौटते हैं तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 ईस्वी में होता है, कि खेड़ा के किसानों को जब कर लगा बढ़ा दिया जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, और वहाँ के किसानों की स्थिति गांधी जी के द्वारा थोड़ा ठीक करवाया जाता है। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है और तुर्की हारे हुए पक्ष की तरफ रहता है, तो तुर्की का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है खलीफा, जो इस्लाम धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता था उस टाइम तक, 1924 ईस्वी तक खलीफा के पद को सर्वोच्च पद माना गया है। जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है तो मुसलमान इसकी जो धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती है। इसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विद्रोह शुरू कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ, और भारत में इस विद्रोह का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया। अली बंधु जो थे 2 थे, शौकत अली और मोहम्मद अली नामक 2 बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था तो उसमें सारे भारत के सभी धर्म के लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे थे।
इसलिए गांधी जी ने भारत में सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए, एकता की भावना बढ़ाने के लिए गांधी जी के द्वारा एक नया आंदोलन शुरू किया गया 1920 ईस्वी में, जिसके सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। इसका पूरे देश में नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में अरुणा असफ अली ने किया इसका नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा अहिंसा के रास्ते पर चलाया जाने वाला आंदोलन था। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चावला नामक जगह पर क्या होता है कि प्रदर्शन करते समय वहाँ के पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जब लाठीचार्ज करते हैं तो वहाँ के गुस्साए लोगों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है, जिसमें वहाँ के 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। इस घटना से गांधी जी आहत होते हैं और 12 फरवरी को इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने इसका, गांधी जी का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा था और एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी ने पूरे आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद गांधी जी को 13 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उनके 2 वर्ष के बाद में ही उनके 5 फरवरी 1924 ईस्वी को स्वास्थ्य कारणों को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 की जांच करने के लिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य के नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा, इसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ और काला झंडा दिखाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद साइमन ने अपना पूरा रिपोर्ट, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो साइमन कमीशन आई थी, पूरा रिपोर्ट बनाती और 27 मई 1930 ईस्वी को रिपोर्ट, जो उस टाइम पे वाइसराय थे, इरविन को सौंप देते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पे भारत परिसर अधिनियम 1935 लागू किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन का शुरुआत किया जाता है। उसी टाइम पे अगर हम आगे बात करें तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के घोषित किया गया और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार 2 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहले ये घोषणा किया गया कि अगले 26 जनवरी को हम सबसे प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसी दिन से 26 जनवरी को सबसे पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब देश हमारा जब आजाद होता है 26 नवंबर को, जब हमारा संविधान बन जाता है, लेकिन 26 नवंबर को उसमें पूर्णतः संविधान को लागू नहीं किया जाता है। इसके पीछे यही रीजन है कि 26 जनवरी को लोग ये मानना था कि 26 जनवरी को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसलिए 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन जो चलाया गया था, जो बहुत पूरे भारत में ये फैला, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा उस टाइम पे जो वाइसराय इरविन थे, उनको 11 सूत्री मांग दिया जाता है और इनके मांगों को पूरा नहीं करने पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने के लिए कहा जाता है, के बारे में गांधी जी का है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी शुरुआत दांडी यात्रा के द्वारा किया जाता है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी से जो शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चला था। जो ये इनमें गांधी जी के साथ 78 लोग शामिल थे, साथ ही जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर के और दांडी नामक गांव के पहुंचे और वहां पे नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। ऐसा ये जो साबरमती आश्रम से दांडी की जो यात्रा थी वो 322 किलोमीटर थी। इसमें जितने भी जो गांव आते थे उसमें सब लोगों ने गांधी जी का सहयोग किया और इस तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से शुरुआत हो जाता है। जब गांधी जी इसका पूरा आंदोलन का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है, जिसमें जब गांधी जी इरविन को जब समस्या होने लगता है तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा जाता है गांधी जी को।
और ये गांधी जी इसको मान लेते हैं, और गांधी जी 4 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लेने आते हैं। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 ईस्वी। कांग्रेस मात्र इस अधिवेशन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट और एक गंगा सिंह। ये तीनों व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और गांधी जी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। लेकिन ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो सफल नहीं हो पाता है और गांधी जी बीच सम्मेलन से ही वापस आ जाते हैं। वापस आकर के 4 जनवरी 1932 ईस्वी को फिर से आंदोलन को शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जो शुरुआत में जो स्टार्ट किया गया था वो उतना धार नहीं होता आंदोलन में, इसलिए 7 अप्रैल 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः फिर समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक निर्वाचन की या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही जाती है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समर्थन के द्वारा होता है। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं होती है, जिसके खिलाफ गांधी जी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना की यरवदा जेल में अनशन पे बैठ जाते हैं और इसी अनशन के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट या पूना समझौता करवाया जाता है गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में। इसमें समझौता में ये पृथक निर्वाचन की बातों को खारिज कर दिया जाता है, साथ ही जो सांप्रदायिक जो दलित समाज है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके जस्ट बाद ही गांधी जी ने 1934 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास को बनाया जाता है। उस पर गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बिहार में बात किया जाए तो श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रही थे। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना था। लेकिन क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन में ऐसा कहा गया था कि युद्ध के समय आप हमें मदद कीजिए, युद्ध जैसे ही खत्म होगा हम आपको स्वतंत्र कर देंगे या जो भी आपकी मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। उसके बाद गांधी जी के द्वारा सबसे जो फेमस आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक के मैदान में ये घोषणा किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा। लेकिन 9 अगस्त के सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी भारत में बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, उनके साथ सरोजनी नायडू को गिरफ्तार के लिए नजरबंद कर दिया जाता है। और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद भी बिना कोई नेता की भारत छोड़ो आंदोलन भारत में बहुत तेजी से फैलता है और ये सफल भी होता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही बिहार के में सचिवालय गोलीकांड हो जाता है। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को कुछ बिहार के कुछ लोग सचिवालय पे तिरंगा झंडा फहराने जाने के क्रम में वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी रहता है गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो लोग झंडा को नीचे नहीं होने देते। इस बार 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब वो प्रार्थना करके लौट रहे होते हैं तब मार दिया जाता है। उनका जो अंतिम वर्ड था हे राम बोल करके वो अपने मृत्यु हो जाता है उनका। और उनका राजघाट में अभी समाधि स्थल है गांधी जी का। और गांधी जी को जो 30 जनवरी जो जिस दिन मृत्यु आता है इसको हम आज शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं।